नमस्कार साथियों, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट की हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम इसके पहले की क्लासेज में अध्ययन कर चुके हैं स्वर संधि के बारे में, व्यंजन संधि के बारे में, और इसके ठीक पिछली क्लास में हम अध्ययन किए विसर्ग संधि के अघोष संबंधी नियमों के बारे में। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे विसर्ग संधि के सघोष संबंधी नियमों के बारे में। जैसे ही सघोष शब्द की बात आती है, सघोष वर्णों की बात होती है, हमें तुरंत यह जान जाना चाहिए कि पांचों वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्णों को और इनके साथ साथ या, रा, ला, वा, हा और सभी 11 स्वरों को अघोष वर्ण कहा जाता है। इनकी कुल संख्या होती है 31। ये 31 वर्ण हैं जिन्हें हम कहते हैं सघोष वर्ण। और अघोष वर्ण की संख्या कितनी है? अघोष वर्णों की संख्या है पांचों वर्गों के पहले और दूसरे, और इसके साथ साथ श, सा, सा। तो कितनी हुई उनकी संख्या? उनकी संख्या हुई 13 और सघोष वर्णों की संख्या हुई 31। अब देखते हैं सघोष संबंधी पहला नियम। सघोष संबंधी पहला नियम है विसर्ग संधि का। यदि अ के साथ विसर्ग हो और उसका योग किसी अन्य स्वर के साथ हो, क्योंकि जितने भी स्वर हैं सभी 11 स्वर ये क्या हैं? ये सभी सघोष हैं। इसीलिए कह रहा है यदि अ के साथ विसर्ग हो तथा उसका योग किसी अन्य स्वर के साथ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग वहां से गायब हो जाता है। जैसे देखिए, अतः धन एव योग हुआ, यहां क्या है? यहां है आ के अलावा किसी अन्य स्वर से कह रहा है, यहां क्या है? यहां है ए, इसका योग हो रहा है और जो शब्द बन रहा है वो बन रहा है अतः धन एव बराबर अतएव। पयः धन आदि, आ के साथ योग हो रहा है तो यहां क्या बन रहा है? पयादि। यहां पर क्या हुआ? यहां पर विसर्ग का लोप हो गया। तीसरा देखिए, पयः धन इच्छा, ई के साथ योग हो रहा है आ का, अब क्या बन रहा है? यहां पर बन रहा है पय इच्छा, विसर्ग का यहां पर लोप हो गया, विसर्ग यहां से गायब हो गया, भाग गया यहां से, और जो शब्द बने वो बने पैच्छा, पयादि और अतएव। ये विसर्ग संधि का सघोष संबंधी पहला नियम था। विसर्ग संधि का सघोष संबंधी दूसरा नियम है, और दूसरे नियम को उत्व विसर्ग संधि कहते हैं। उत्व और रुत्व दो विसर्ग संधियां होती हैं। जैसे जब हम अघोष संबंधी नियमों को पढ़ रहे थे तो वहां पर कौन कौन से आए थे? वहां पर आए थे तालव्य घोष, मूर्धन्य घोष और उसके साथ साथ दंत्य घोष। वैसे ही जब हम सघोष संबंधी नियम पढ़ेंगे तो इसमें उत्व विसर्ग संधि और रुत्व विसर्ग संधि अध्ययन करेंगे। अब देखिए, दूसरा नियम को क्या कहते हैं? दूसरे नियम को कहते हैं उत्व विसर्ग संधि। इसमें क्या है? यदि अ के साथ विसर्ग हो और क्या हो? और उसका योग आ के साथ ही हो या सघोष के साथ हो, मतलब किसी के भी साथ हो, आ के साथ हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या होता है? उ हो जाता है, जो आ से संधि करके ओ हो जाता है। जैसे स्वर संधि में होता था आ और उ मिलके क्या हो जाता था? ओ हो जाता था। जैसे तपह धन वन बराबर तपोवन। अब क्या हुआ? आ और वा का योग हुआ। वा क्या है? वा सघोष है। अब इसका योग हुआ और विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया? विसर्ग के स्थान पर ओ का योग हो गया। फिर देखिए दूसरा, मनः धन कामना बराबर मनोकामना, विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा जुड़ गई, इसमें भी। तीसरा, मनः धन विज्ञान, मन का विज्ञान, जिसे हम कहते हैं क्या? एक बार में विसर्ग संधि का ये उदाहरण है, मनः धन विज्ञान बराबर मनोविज्ञान। ये क्या है? ये उत्व विसर्ग संधि का नियम है। अब देखिए तीसरा नियम देखते हैं, जिसे हम कहते हैं रुत्व विसर्ग संधि। तीसरे नियम को हम कहते हैं रुत्व विसर्ग संधि, और इस नियम के अंतर्गत यदि आ के अलावा किसी अन्य स्वर के साथ विसर्ग हो, अब तक दोनों नियमों में हमने पढ़ा कि आ के साथ विसर्ग होता है। अब तीसरे नियम में है कि यदि आ के अलावा किसी अन्य स्वर के साथ, किसी अन्य स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग सघोष के साथ हो रहा हो,
तो विसर्ग के स्थान पर स्वर रहित रा लगाते हैं। जैसे निह धन आशा, यहां पर ई के साथ आ का योग हो रहा है। अब क्या बन रहा है? निराशा। विसर्ग के स्थान पर क्या लगा दिए? स्वर रहित रा। दूसरा देखिए, निह धन जन बराबर क्या हो गया? निर्जन। वह स्थान जहां पर कोई व्यक्ति ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे निर्जन स्थान पर। आयु धन वेद बराबर क्या हो गया? आयुर्वेद। दोनों में देखिए विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया? स्वर रहित रा लगा दिया गया है। यह इसका तीसरा नियम है, इसीलिए इसको कहते हैं रुत्व विसर्ग संधि। पहले में उ लगाते थे, ओ लगाते थे, इसीलिए उसको उत्व विसर्ग संधि कहते थे। यहां पर स्वर रहित रा लगाते हैं, इसे हम रुत्व विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम देखते हैं सघोष संबंधी नियम का अंतिम नियम, नियम 4। चौथा नियम कहता है यदि आ के अलावा किसी अन्य स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग रा के साथ हो। अब देखिए यहां, अब यहां पर किसकी बात कर रहा है? रा की बात कर रहा है। रा क्या है? रा सघोष वर्ण है। क्या कह रहा है कि यदि आ के अलावा किसी अन्य स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग सघोष रा के साथ हो तो विसर्ग के स्थान पर प्रयुक्त रा का लोप हो जाता है। ऐसे आप देखिए निधन जन बराबर निर्जन हो जाता था, तो क्या वहां क्या होता था? वहां विसर्ग के स्थान पर स्वर रहित रा लगा दिया जाता था। लेकिन यहां क्या होता है? यहां पर स्वर रहित रा का लोप हो जाता है। इसका क्या हो गया? ये लोप हो गया, ये गायब हो गया और पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जो पहले का ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ हो गया। जैसे निधन रोग बराबर निरोग, ये क्या है? ये ह्रस्व स्वर था, ये क्या हो गया? ये दीर्घ स्वर में यहां बदल गया। क्या हो गया? निधन रोग बराबर निरोग। निधन रज बराबर नीरज। नीरज किसकी पर्यायवाची है? नीरज कमल की पर्यायवाची है। तीसरा देखिए, निधन रव बराबर नीरव। क्या हो गया? यहां पर विसर्ग का, यहां जो स्वर रहित रा बनता था उसका लोप हो गया और जो छोटी ई की मात्रा थी वो बड़ी ई की मात्रा में बदल गई और यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? ह्रस्व का ह्रस्वर दीर्घ हो गया। चौथा देखिए, निधन रस बराबर नीरस। यहां भी वही हुआ, विसर्ग का लोप हो गया और ई में परिवर्तित हो गई और जो शब्द बना वो निधन रस बनकर तैयार हुआ। जो शब्द वो तैयार हुआ शब्द, जो संधि बनी वो संधि बनी, उसका उदाहरण हुआ नीरस। इस तरीके से हमने विसर्ग संधि के सघोष संबंधी नियमों का अध्ययन किया। आशा है आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। आप हमारी क्लास को ऐसे ही देखते रहिए, हमें अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। आप हमारे YouTube चैनल नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आप हमारे वीडियोज आगे भी देखते रहिए। इसी प्रकार अगली क्लासेज में हम समास पर चर्चा करेंगे, समास का एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक आप हमारे वीडियोज को देखते रहिए और उनसे अपना ज्ञानवर्धन करते रहिए। आप सभी को धन्यवाद।